So the phosphorus, the allotropic forms of phosphorus are divided into three parts, which is white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. So the structure of white phosphorus go like this, and red phosphorus is like this, and black phosphorus like this. Black phosphorus is basically a zigzag structure of PP, and its bond angle is 99 degree, and the distance is distance is 218 picometers of PP. Alright, and the bond angle is 99 degree. So this is the bond angle, and that is 99 degree. Okay. And the difference, the basic difference between white and red phosphorus is that white phosphorus has a very waxy solid sort of position, and red phosphorus looks like grey luster, and it is a hard solid. जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, सिर्फ CS2 में सॉल्यूबल होता है. एंड वाइट फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस, एंड अगेन इट्स insoluble in water as well as CS2. वाइट फॉस्फोरस CS2 में सॉल्यूबल होता है, पर रेड फॉस्फोरस CS2 में भी सॉल्यूबल नहीं होता है, इट्स इनसॉल्यूबल. नाउ वाइट फॉस्फोरस जो होता है इट रिएक्ट्स विथ alkalis, okay, and red phosphorus do not react with alkalis. So this is a very basic difference. जो white phosphorus होता है उसका appearance थोड़ा waxy solid जैसा होता है, red का grey lustrous थोड़ा shiny और hard solid होता है. This is very poisonous. So जो white phosphorus होता है it's poisonous, and red phosphorus is not poisonous. And white phosphorus and red phosphorus both are insoluble in water. Red phosphorus CS2 में भी insoluble होता है, और जो white phosphorus होता है वो CS2 में soluble होता है. Now white phosphorus reacts with alkali, and red phosphorus do not react with alkali metals. Okay. Now जो white phosphorus होता है वो red phosphorus के comparison में थोड़ा less stable होता है और मोर रिएक्टिव होता है. तो वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है पर लेस स्टेबल होता है रेड फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, और सेम वहाँ पर रेड फॉस्फोरस लेस रिएक्टिव होता है पर ज़्यादा स्टेबल होता है वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में. देन जो वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है दैट्स अ टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, राइट. यू कैन सी द P के 4 मॉलिक्यूल्स एंड इट्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच इज़ डिस्क्रीट. एंड रेड फॉस्फोरस का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है. ओके. एंड ब्लैक फॉस्फोरस का जिगजैग स्ट्रक्चर होता है. इट्स अ डबल लेयर्ड, ओके, डबल लेयर क्रिस्टल लैटिस, एंड उसका बॉन्ड एंगल इज अगेन इम्पॉर्टेंट 99 डिग्री, एंड उसका बॉन्ड डिस्टेंस इज 218 पिकोमीटर. हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस जिसके इक्वेशंस हैं हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, जैसे बेसिकली हम PCl3 एंड PCl5 का इक्वेशंस करेंगे. जैसे हम PCl3 का फॉर्मेशन करेंगे एंड PCl5 का फॉर्मेशन करेंगे. ऑलराइट, सो पहले PCl3 के लिए करते हैं. सो वील टेक P4 प्लस Cl2. सबसे सिंपल इक्वेशन होता है P4 प्लस Cl2. सो PCl3, this will help you to make PCl3. okay, heat, when you heat this basically, तो ये बन जाएगा PCl3. this is the basic and the first equation of PCl3, preparation of PCl3. now second is P4SOCl2. so इससे बनेगा PCl3 जो हमें चाहिए है. सिंस यहाँ पे हमने SOCl2 से इसको रिएक्ट किया हुआ है तो हमारे पास एक SO2 प्लस S2Cl2 मिलेगा, राइट.
सो अगेन हमें PCl3 से बनाना था, तो जब हम P4 प्लस SOCl2 को रिएक्ट करेंगे तो PCl3 एंड SO2 यहाँ से बचेगा, एंड उसके बाद Cl2 को बैलेंस करने के लिए SOCl2 हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन होएगा H2Cl2। एंड तीसरी बार हम PCl3 को रिएक्ट करेंगे H2O से, और H3PO3 को भी इस साइड लिख सकते हैं अगर PCl3 हमें चाहिए हो तो, पर अभी हम PCl3 को H2O से रिएक्ट करेंगे और हमें मिलेगा इससे H3PO3 प्लस HCl। ओके, सो ये जो 3 इक्वेशंस हैं, और ये PCl3 के फॉर्मेशन के लिए हैं। सो P4 को Cl2, SOCl2 एंड H2O से जब जब रिएक्ट करेंगे तब इन तीनों से हमें PCl3 फॉर्म होएगा। PCl3 का फॉर्मेशन करना इजी होगा और इसी से इसकी इक्वेशंस बनेंगी। नाउ अब जो हम नेक्स्ट बात लेंगे दैट इज फॉर PCl5, ठीक है। सो वील टेक द सेम P4Cl2, heat it and we can get PCl5. ओके, नाउ द सेकेंड इक्वेशन विल बी, वापस से इसको SOCl2 से हम रिएक्ट करेंगे P4 को, तो हमें मिलेगा पहले PCl5 एंड उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, P गया यहाँ से, Cl5 लिया, तो हमारे पास बचता है SO2, राइट। सो द एडिशनल प्रोडक्ट विल बी SO2 अगेन। नाउ अगेन जैसे हमने PCl3 के लिए उसको H2O से रिएक्ट किया था, वैसे PCl5 के लिए भी P4 को वापस से PCl5 को H2O से रिएक्ट करेंगे, PCl5 प्लस H2O, तो इससे बनेगा POCl3 प्लस POCl3 बना, हमने P का एक मॉलिक्यूल लिया, O का लिया एंड Cl3 लिया, तो यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं एंड हमारा H भी बचा हुआ है, O and 2, so 2 molecules of HCl. This is the easiest equation, बहुत easily बना सकते हैं। P का एक मॉलिक्यूल O Cl3, यहाँ पे 2 Cl बच रहे हैं, राइट, और H, राइट। सो हमने इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2 molecules of HCl। सो यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, विच इज PCl5 plus H2O gives PCOCl3 plus 2HCl. Okay, so these, and there is one more equation, इसको हम चेक करने के लिए लिखेंगे POCl3 plus same 2H2HCl की जगह, तो इससे हमें मिलेगा H3PO4 प्लस H3PO4 अगर जाता है तो हमारे पास बचता है 3HCl। सो जब हमने PCl3 से रिएक्ट किया था H2O को, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O को, तो हमारे पास बना था H3PO3, और जब हम POCl3 को 2H2O से करेंगे सो हमारे पास मिलेगा H3PO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। सो ये जो बेसिक इक्वेशंस हैं हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस की, ये PCl3 और PCl5 की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं। जब ये इसके नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। सो आफ्टर द हैलाइड्स हम करेंगे, सॉरी, ऑक्सो एसिड्स, नॉट ऑक्साइड्स। सो अगेन हम उसमें कवर करेंगे ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर, इक्वेशन एंड उनका नाम। सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ
phosphorus. So basically there are 5 oxo acids of phosphorus, and we'll start with the equation. So first oxo acid का जो equation होगा, that is P4O10 plus 6H2O, which gives 4H3PO4. Alright. So इसका जो structure होगा वो ऐसे होएगा, P O and OH. So जब ये equation हम लिखेंगे P4O10 plus 6H2O, that will give us 4H3PO4. Okay, and basically this is like the first this is known as orthophosphoric acid. So the first acid का नाम is orthophosphoric acid. Okay, and it is tribasic in nature. So अगर उसकी basicity हम देखें तो it's tribasic. Okay, so the first oxo acid जो हमने किया, that is orthophosphoric acid, which is tribasic in nature, and this is the desired equation we can form. This is the first. Okay, now the second is 2H3PO4 and H2P2O7 plus H2O. We'll do the equations first and then we'll do the structures of it. Okay, so now in this equation we have 2H3PO4, right? So इससे बना H2P2O7, and that's why I've taken 2 molecules of it, right? So उसे balance करने के लिए we will have to make, actually इससे बनेगा H2O, correct? So then this equation is complete again, and you will have to heat it to get the desired products. Okay, and इसका we write H3PO3. Okay, now the second one is the third one is H3PO4, which is again kept in 575 Kelvin, gives H3PO3 plus H2, and this is known as pyrophosphoric acid. The second one, and the first one was orthophosphoric acid, and the third one is, this one is metaphosphoric acid. Now the structure of the pyrophosphoric acid will go like this: P and this is tetrabasic. Okay, so this is tetrabasic in nature, and this is the structure of the pyrophosphoric acid. So the first oxo acid was orthophosphoric acid, second is pyrophosphoric acid, and the third is
metaphosphoric acid. This is pyrophosphoric acid. Pyrophosphoric acid. And the structure of metaphosphoric acid is, okay, I'll draw it here only. This is the cyclometaphosphoric acid. The structure of this comes like this as well, and this is cyclometaphosphoric acid. Okay, so after this we have two more oxo acids, and we will draw them here with the equations. So the equation of the fourth oxo acid is PCl3 plus H2O gives H3PO3 plus HCl. Okay, so this is one of the very simplest equations. PCl3 H2 आएगा तो हमारा हमको पता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा that will be H3PO3 and remained HCl will be added here. Okay, and the next equation is P4O6 plus H2O gives H3PO3. So P4O6 plus H2O will give H3PO3 अकेले, और अब इसका जो स्ट्रक्चर होएगा that is like this. For H3PO3 plus HCl and for H3PO3 it's the same, but we can make another here, OH, and H. So इसके साथ हमारा ऑक्सो एसिड